हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने सेंसरी मेमोरी के बारे में समझा और आज की वीडियो में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें व्यक्ति सीमित सूचनाओं को 1 सेकंड से लेकर 20 से 30 सेकंड तक की अवधि में एक्टिव स्टोर में रख पाता है और इसमें वैसी सूचनाएं संचित होती हैं जिसमें व्यक्ति ध्यान देता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है, उनको दोहराता है, उनका रिहर्सल करता है। उसी तरह की सूचनाएं ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में संचित होती हैं, स्टोर होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए कई सारे तरह के एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए गए हैं। उनमें से एक प्रयोग है सीरियल पोजिशनिंग कर्व, जिसका नाम है। सीरियल पोजिशनिंग कर्व में क्या होता है कि व्यक्ति को कई सारे शब्दों की एक लिस्ट दी जाती है, एक सूची दी जाती है याद करने के लिए। और जब व्यक्ति उन शब्दों को याद करता है तो वो सारी लिस्ट शुरू से लेकर आखिरी तक चीज़ों को पूरी तरह से याद नहीं रख पाता है। वो क्या करता है कि कुछ चीज़ों को याद रख पाता है और कुछ चीज़ों को भूल जाता है। उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है कि रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट को हिंदी में नवीनता प्रभाव भी कहा गया है। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो लिस्ट दी गई होती है याद करने के लिए, उसमें जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है, ये जो सबसे लास्ट का पैराग्राफ होता है, उसको व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाता है, जिसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो लास्ट की चीज़ें हैं, जो नवीन है, जो सबसे आखिरी में मिली हुई हैं, वो व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में जिस चीज़ को व्यक्ति ने पढ़ा, वो चीज़ें कहाँ चली गई? शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई। इस वजह से वो चीज़ें व्यक्ति को याद रह पाईं। जब उसने तुरंत पढ़ा और तुरंत उससे रिवीजन कराया गया, रिकॉल कराया गया, तो वो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी। इस वजह से वो चीज़ें ईजिली रिकॉल हो पाईं। दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है प्राइमेसी इफेक्ट, जिसे प्राथमिकता प्रभाव भी कहा जाता है। अब ये प्राथमिकता प्रभाव क्या होता है कि जैसे व्यक्ति ने कोई लिस्ट याद की तो वो लिस्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। तो यहाँ वाली जो लाइन थी या यहाँ वाला जो पैराग्राफ था, इसको रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। और लेकिन जो ये स्टार्टिंग वाला पोजीशन थी, जो जहाँ से उसने शुरुआत की थी, यहाँ का जो पैराग्राफ था, ये जो पैराग्राफ होता है वो प्राइमेसी इफेक्ट कहा जाता है। ये व्यक्ति किस तरीके से याद रख पाया? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें जो उसने पढ़ी थी, जो उसने याद की थी, वो चीज़ें उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। इस वजह से वो चीज़ें वो याद रख पाया। तो इस तरह से ये होता है रिसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की साइज क्या होती है, कितनी इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रख पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की साइज़ को समझने के लिए हम एक स्टडी को समझते हैं। एक रिसर्चर हैं जिनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, मिलर। इनके रिसर्च पेपर का नाम था द मैजिकल नंबर 7 + -2। 7 + -2। 7 + -2 का मीन्स है कि 5 to 9 आइटम्स। मतलब एक व्यक्ति अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 से 9 आइटम को स्टोर करके रख सकता है। अब हम ये कहते हैं कि इन जो 5 to 9 आइटम्स हैं, इनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो एक टेक्निक बताई गई है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसका नाम है चंकिंग। चंकिंग के माध्यम से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के आइटम्स को बढ़ा सकते हैं, उसकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब चंकिंग में क्या होता है कि कई सारे वर्ड्स का हम शॉर्ट फॉर्म एक एक वर्ड में लिख देते हैं, उसका चंक बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SBI। अब SBI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को याद रखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। पर SBI क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। SBI को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे हम जाते हैं पैसे निकालने, तो हम क्या कहते हैं, कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं? ATM से लेके आ रहे हैं। अब इसका फुल फॉर्म होता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन अब इतना बड़ा याद करना तो ईजी नहीं है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम याद करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी होता है। इसको क्या कहते हैं? चंक बोलते हैं, इसको चंकिंग बोलते हैं। जैसे SBI हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, ATM हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया। ऐसे हम मोबाइल में सिम यूज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। लेकिन अब कोई ये तो शॉप पे जाके बोलेगा नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल चाहिए, वो क्या बोलेगा कि हमें सिम चाहिए। और ये हम इजीली याद रख पाते हैं किस मेथड से? चंकिंग के मेथड से। इसको चंकिंग का मेथड बताया गया। इस मेथड से, चंकिंग के मेथड को यूज करके हम जो मेमोरी में याद रखने की आइटम्स की संख्या है उसको हम बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो अगला पॉइंट है वो है कि ड्यूरेशन क्या होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, कितने से कितने टाइम तक हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं। इसको जानने के लिए यहाँ पे 2 टेक्निक्स बताई गई हैं। जो सबसे पहली टेक्निक है वो है डिस्ट्रैक्टर टेक्निक। डिस्ट्रैक्टर टेक्निक जो है ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्राउन और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पीटरसन के द्वारा बताई गई है, जिसे ब्राउन एंड पीटरसन टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें
इस डिस्ट्रैक्टर टेक्निक में पीटरसन एंड ब्राउन ने एक स्टडी की। इसमें इन्होंने व्यक्ति को कुछ वर्ड्स की एक यूनिट दिखाई, मतलब कुछ वर्ड्स का एक लिस्ट उन्होंने दिया और उसको याद करने को व्यक्ति को कहा गया। एक बार कुछ सेकंड के लिए दिखाने के बाद, कुछ टाइम के लिए उस लिस्ट को दिखाने के बाद उसको 3 सेकंड के 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 18 सेकंड ऐसे अलग अलग टाइम पे उसको रिकॉल करने के लिए कहा गया उस लिस्ट को। इस डिस्ट्रैक्टर टेक्निक में व्यक्ति जो उसको शब्दों की सूची दिखाई गई है उसका वह रिहर्सल ना कर सके, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने पीटरसन एंड ब्राउन ने अटेंशन डिस्ट्रैक्टर का यूज किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पहले वर्ड्स की लिस्ट दिखाई गई थी उसको व्यक्ति दोबारा रिवीजन ना कर सके, इसके लिए इन्होंने कुछ उसको नंबर्स दिखाए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के नंबर्स इन्होंने दिखाए। अब क्या किया कि जब वो व्यक्ति उस लिस्ट को याद कर रहा था, कुछ सेकंड के अंतराल पे जब वो व्यक्ति उसको रिकॉल कर रहा था, तो उसके बीच बीच में इन्होंने क्या किया कि इस तरह के नंबर्स दिखाए। रिसर्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो इन नंबर्स को अटेंशन डिस्ट्रैक्टर टेक्निक के रूप में यूज किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नंबर्स हैं इनको 2-2 की 3-3 की संख्या में घटते हुए क्रम में तब तक बतलाने के लिए कहा गया जब तक कि रिसर्चर उन्हें रुकने के लिए ना कह दे। तो इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति ने पहले शुरू में आइटम्स की लिस्ट देखी थी, जो वर्बल आइटम्स की लिस्ट उसने देखी थी, उसको रिहर्सल करने का, रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बीच में ये अटेंशन डिस्ट्रैक्टर को लगा दिया गया। तो अब जब इसका जो परिणाम आया उस रिजल्ट में ये पाया गया कि अगर व्यक्ति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, किसी भी तरह की वर्बल इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का अगर रिहर्सल नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, तो वो सूचनाएं व्यक्ति के दिमाग में मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही स्टोर हो पाती हैं, अदरवाइज वो चीज़ें वहीं पे भूल जाती हैं। एसटीएम के ड्यूरेशन को समझने के लिए जो दूसरी टेक्निक बताई गई उसका नाम है प्रोब टेक्निक। अब प्रोब टेक्निक में क्या होता था कि व्यक्ति को कुछ वर्ड्स की, कुछ नंबर्स की एक लिस्ट दी गई, और जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 9 7 इस तरह से एक लिस्ट दी गई उसको। अब उसको क्या था कि कुछ सेकंड के लिए ये वर्ड्स, नंबर्स उसको दिखाए गए, और उसके बाद उसको एक प्रोब दिया गया, मतलब क्लू दिया गया, संकेतन दिया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको 8 बता दिया गया कि 8 है, तो अब उसको उसके बगल वाले नंबर्स को बताना होता था। तो अब इसमें क्या होता था कि उस व्यक्ति को पूरे सारे नंबर्स को याद रखना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो केवल 8 को याद करके ही सबको बता सकता था। अगर उसको 8 के दोनों बगल क्या है तो दोनों बगल के नंबर्स को भी याद रखना पड़ेगा। अगला उसको क्लू अगर 4 दिया गया तो 4 के दोनों बगल का नंबर याद रखना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति को पूरे सारे नंबर्स को याद रखना पड़ता था। इस टेक्निक का भी जो परिणाम आया उसमें यह पता चला कि अगर व्यक्ति रिहर्सल नहीं करता है चीज़ों की, जो उसने याद किया हुआ, जो नंबर्स हो या वर्ड्स हो या कुछ भी हो, जो उसने याद किया, अगर उसकी रिहर्सल नहीं कर पा रहा है, तो इस टेक्निक में भी यही पता चलता है कि व्यक्ति 20 से 30 सेकंड तक के लिए इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। अगला जो पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोडिंग कैसी होती है, कोडिंग इन एसटीएम। अब कोडिंग जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो 3 तरीके से होती है। सबसे पहला जो है वो होता है कि एकाउस्टिक या फोनोलॉजिकल कोडिंग। फोनोलॉजिकल कोडिंग, अब फोनोलॉजिकल को क्या होता है कि फोनोलॉजिकल कोडिंग वो होती है कि जिसमें ध्वनि के द्वारा चीज़ों को कोड किया जाता है। अब ध्वनि कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को कुछ नंबर्स दिखाए गए, जैसे 5 8, और उसमें बीच में कुछ वर्ड्स भी यूज कर दिए गए, GH 7 2 P। अब क्या होता है कि जैसे व्यक्ति को G रिकॉल करने के लिए कहा गया कि भाई G को रिकॉल करो, तो वो किस तरह से दिमाग में चीज़ें कोड होती हैं, ध्वनि के रूप में कोड होती हैं। जो फोनोलॉजिकल कोडिंग है इसका मीनिंग है कि ध्वनि के रूप में चीज़ें कोड होती हैं। तो G P E इस तरह का जो साउंड है उसमें डबल E का साउंड आता है। तो व्यक्ति अगर इस चीज़ को G को नहीं याद रख पाया तो वो जो उससे मिलता जुलता जो साउंड है, जैसे P E इस तरीके का जो साउंड है वो उसको रिकॉल करेगा। तो दैट मीन्स कि जो हमारे मेमोरी में सूचनाएं स्टोर होती हैं वो ध्वनि के रूप में, उस संकेत के रूप में भी स्टोर होती हैं, कि जो सेम मिलता जुलता संकेत है कि सेम तरह की दोनों में ध्वनि निकल रही है, G P E, तो इस तरह का वो रिकॉल करेगा व्यक्ति। दूसरी जो कोडिंग बताई गई है उसमें वो बताई गई है सीमेंटिक कोडिंग। सीमेंटिक कोडिंग में व्यक्ति अर्थ के रूप में किसी सूचना को स्टोर करता है। जैसे व्यक्ति ने कोई चीज़ सीखी और उसके अर्थ के रूप में वो अपने दिमाग में उस चीज़ को स्टोर कर लिया है। अब उससे रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, तो अगर वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाता है तो उस अर्थ से मिलता जुलता जो शब्द होता है उसको वो
रिकॉल करता है। अर्थात जो हमारे मेमोरी में जो स्टोर होती हैं चीज़ें वो अर्थ के रूप में भी स्टोर होती हैं। तीसरी जो कोडिंग का तरीका बताया गया है वो है विजुअल कोडिंग। मतलब जो विजुअल मीन्स जो हम देखते हैं, तो व्यक्ति जो देखता है एक तरीके का पैटर्न देखता है, जो उसमें वो किस तरह से चीज़ों को रिकॉल कर पाता है, किस तरह से वो चीज़ों को स्टोर कर पाता है, आँख से देख के जो विजुअल कोडिंग होती है उस तरीके से भी लोग चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। इस तरीके से STM में 3 तरीके से सूचनाएं जो भी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनकोड होती हैं। फोनोलॉजिकल के तरीके से, मतलब उसके ध्वनि के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर, और जो हम आंखों से देखते हैं उस विज़न के आधार पर। STM का जो अगला पॉइंट आता है कि STM में रिहर्सल किस तरीके से की जाती है। तो STM में जो भी सूचनाओं को हम स्टोर करते हैं, जो चीज़ें भी हमने देखी, जो चीज़ें भी हमने सुनी, जो चीज़ें भी हमने अर्थ के आधार पर कोड किया, उन चीज़ों का अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे, उनको रिवीजन नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें वहीं पे भूल जाएंगी। अगर हम 20 से 30 सेकंड के अंदर भूल जाएंगी। अगर हम उनका रिहर्सल करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब रिहर्सल जो होती है वो भी 2 तरीके से बताई गई है। एक तो है मेंटेनेंस रिहर्सल और दूसरी है इलेबोरेटिव रिहर्सल। जो मेंटेनेंस रिहर्सल होती है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि रटता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो किसी चीज़ को अगर उनको याद नहीं होता, उनको समझ में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो चीज़ों को रट के याद कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस रिहर्सल जो होती है वो भी रटने की तरीके से ही होती है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो चीज़ें हमने देखी, उसको हम रट लेते हैं एक बार, तो वो हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है वो एज इट इज़ हमारे दिमाग में बनी रहेगी, क्योंकि हमने उसको मेंटेनेंस रिहर्सल किया हुआ है। और जो एलोबोरेटिव रिहर्सल होती है, वो एलोबोरेशन में क्या होता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करके, चीज़ों को और ब्रॉड एरिया में, उसके आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखा जाता है, एलोबोरेट किया जाता है चीज़ों को। तो एलोबोरेटिव रिहर्सल में क्या होता है, उन चीज़ों के अर्थ के हिसाब से और किसी तरह की कोडिंग बिठा करके, किसी चीज़ से कनेक्ट करके उन चीज़ों को याद किया जाता है। तो वो उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से अपने STM में हम स्टोर कर पाते हैं और उसको हम LTM में ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिन सूचनाओं का रिहर्सल किया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली कि किस तरह से उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कोडिंग कैसे होती है, उसका साइज क्या होता है, रिहर्सल कैसे होती है। अब हम ये देखते हैं कि वो रिट्रीव कैसे होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन को हम वापस कैसे पा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी से सूचनाओं को रिट्राइवल करने के लिए 2 तरीके की प्रोसेसिंग बताई गई है। स्टर्नबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 2 तरीके का पैटर्न बताया हुआ है। सबसे पहला है पैरेलल प्रोसेस हाइपोथेसिस। पैरेलल प्रोसेस हाइपोथेसिस में क्या होती है कि व्यक्ति जितनी भी सूचनाओं को अपने दिमाग में संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जो भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, उन सबको वो एक साथ प्रोसेसिंग करता है, उन सबको वो एक साथ दिमाग में रख के याद करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं कि पैरेलल प्रोसेस हाइपोथेसिस, मतलब एक साथ चीज़ों को समानांतर रूप से याद की जाती हैं। दूसरा होता है कि सीरियल और सीक्वेंसिंग प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस। जो सीरियल और सीक्वेंसिंग है उसमें क्रम से चीज़ों को याद की जाती है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को पहले कनेक्ट करने की कोशिश की गई, फिर दूसरी, उसमें नहीं, वो चीज़ें नहीं याद हो पाई तो दूसरी, या फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इस तरीके से सीरियल वाइज सीक्वेंस में चीज़ों को जो हमने स्टोर की हुई मेमोरी में, उससे हम याद करने की कोशिश करते हैं या रिट्रीव करते हैं। लेकिन पैरेलल प्रोसेस में क्या होता है कि एक साथ सारी तरह की इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है रिट्राइवल करने का STM से तरीका। पैरेलल प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस और सीरियल और सीक्वेंसिंग प्रोसेस हाइपोथेसिस के माध्यम से हम चीज़ों को STM से, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है STM में, उनको हम याद कर पाते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की पूरी डिटेल है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके आगे वीडियो में भी मेमोरी में और बहुत सारी चीज़ें बची रह गई हैं, उनको हम, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो मेमोरी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में दी गई हैं, उन सबको भी हम एक वीडियो में अलग से कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।